हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर। अपने क्लास 11 की बायोलॉजी चल रही थी और हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर चुके थे और उसका जनरल डिटेल्स और उसके अंदर पढ़ने जाने वाले मुख्य पादप तथा जंतु जगत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, जो हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंतर्गत क्या पढ़ना आरंभ किया था कि हमने आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिए गए मुख्य रूप से पंच जगत प्रणाली वर्गीकरण की उसको पढ़ना हमने आरंभ किया था। आर.एच. व्हिटेकर ने जो आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली दी थी उसका सबसे पहला जगत मोनेरा जगत की जनरल चीजें हमने पार्ट 2 के अंदर पढ़ी, यानी किस प्रकार का जगत होता है, कैसे इसकी शारीरिक संरचना होती है, फिर इसके अंतर्गत कौन से जीव आते हैं उसके बारे में भी हमने देखा और उसके अलग अलग प्रकार की आकार और आकृति के बारे में भी हमने जाना। आज हम पढ़ेंगे उसी चैप्टर के टॉपिक को आगे लेते हुए वही मोनेरा जगत को हम किन किन कैटेगरीज में बांट कर पढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं कि मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन कौन से एक कोशी के जीव आते हैं उनको देखना। छोटी सी टेबल बनाई है और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा है। आप देखो क्या होता है कि जब मोनेरा जगत यानी कि मोनेरा की बात कर रहे हैं, यानी कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसके अंतर्गत सारे के सारे क्या आएंगे, सारे के सारे जीवाणु इसके अंतर्गत आ जाएंगे। क्या आएंगे? सारे के सारे प्रकार के जीवाणु या बैक्टीरिया इसके अंदर आएंगे। अब इसके अंदर सारे जीवाणु या बैक्टीरिया आ रहे हैं तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसका जो बैक्टीरिया का क्रम है, या हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया का पार्ट है, वो है आद्य बैक्टीरिया यानी कि आर्ची बैक्टीरिया। आद्य जीवाणु या आद्य बैक्टीरिया क्या होते हैं कि ये बहुत ही विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही विशेष प्रकार के आद्य बैक्टीरिया, मतलब कि यानी कि स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया। अब स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया क्या होंगे, यानी कि जो कुछ विशेष प्रकार के ऐसे जीवाणु होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में भी क्या कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम? आद्य बैक्टीरिया। यानी कि देखो, ये गर्म झरने यानी कि थर्मल एसिडोफिल जगह पर भी रह सकते हैं। यह कच्छ क्षेत्र यानी कि मिथेनोजन क्षेत्र में भी रह सकते हैं। और ये जो आद्य बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन युक्त होती है। हम कह सकते हैं कि जो देखो गर्म झरने वाले और कच्छ क्षेत्र वाले जो मिथेनोजन जो मुख्य प्रकार के जीव होते हैं, जो कहां पर पाए जाते हैं, इसके एग्जांपल्स लिखते हैं हम। देखो, गाय भैंस के गोबर में, कहां पर? गाय भैंस के ये गोबर में पाए जाते हैं, जो मीथेन गैस का निष्कासन करते हैं या मीथेन गैस का प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आद्य बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? आद्य बैक्टीरिया। दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या रहेंगे? यू बैक्टीरिया रहते हैं कि विशेष प्रकार के सत्य बैक्टीरिया। हमने पहले भी बात की है कि यू बैक्टीरिया मतलब कि इन्हें ही हम कहते हैं सत्य जीवाणु। क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं सत्य जीवाणु। सत्य जीवाणु का मतलब क्या होगा कि ये ही ऐसे बैक्टीरिया है जो क्या है, ट्रू बैक्टीरिया है या सत्य जीवाणु है। अब यू बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, क्या स्पेशल कैरेक्टर होता है इन बैक्टीरिया का? तो ये कसाव युक्त यानी कि फ्लैजेला युक्त बैक्टीरिया होता है, यानी कि इनके अंदर फ्लैजेला पाई जाती है और इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड यानी कि कठोर होती है। कठोर कोशिका भित्ति इनकी पाई जाती है। और इन बैक्टीरिया यानी कि इस यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो परपोषी होते हैं। इनको हम मानव जीवन के अंदर होने वाली दैनिक जीवन की जो गतिविधि है उसका अंदर भी हम इसका उदाहरण को देख सकते हैं। जैसे दूध से दही का जमना है, प्रतिजैविकों का उत्पादन है, या हम पादपों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कि लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ये यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन गैस का स्रावण करते हैं। और इनके अंदर जनन अलैंगिक प्रकार का पाया जाता है तथा कई बार यानी कि विषम परिस्थितियों के अंदर ये लैंगिक जनन भी करते हैं और कोशिकाओं से आदान प्रदान द्वारा अपने आनुवंशिक सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल कहते हैं क्योंकि हरे पादपों की तरह इनमें भी क्या पाया जाता है? पर्णहरित। याद रखना, ये शैवाल नहीं है। आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा निम्न में से शैवाल नहीं है, उसके अंदर आपको नील हरित शैवाल मिल जाए। नील हरित शैवाल को बैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया है, जीवाणुओं के अंतर्गत रखा गया है, शैवाल के अंतर्गत नहीं रखा गया है क्योंकि ये छोटे जीवाणु बहुत ही स्पेशल जीवाणु होते हैं जिनके अंदर प्लांट की तरह क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषी और स्वपोषी होते हैं। और ये जीव की कोशिका एक कोशिकीय होती है, कॉलोनी यानी कॉलोनी में रहते हैं, साथ रहते हैं, तंतुमय होते हैं
अलवण यानी कि खारे पानी में रहते हैं, इसके लिए भी हो सकते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का चौथा पार्ट है माइक्रोप्लाज्मा, यानी कि कुछ स्पेशल बैक्टीरिया। माइक्रोप्लाज्मा के 3 चीजें अपने को पता होनी चाहिए। एक तो ये बहुत कम या न ऑक्सीजन की कमी होने पर या ऑक्सीजन अनुपस्थित होने पर भी ये कोशिकाएं होती है जो जीवित रह जाती है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। इसे पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति है उससे वो पाई नहीं जाती, यानी कि माइक्रोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति का ही अभाव होता है। जब सेल की वॉल ही नहीं होगी तो स्ट्रक्चर बार बार बदलते रहेंगे तो जोकर के जैसा, यानी कि अलग अलग रूप बदलते, बहुरूप होता है। तो आकृति कोशिका भित्ति का अभाव रहेगा तो इसकी आकृति कोई फिक्स नहीं रहती है, इसलिए इसको पादप जगत का जोकर कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को सबसे पहले लुई पास्चर ने पशुओं के अंदर एक रोग होता है प्लूरोनिमोनिया, उस रोग के रोग कारक के रूप में देखा था और इसको माइकोप्लाज्मा का, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ने इसको पीपीएलओ का है। पीपीएलओ क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन्हें पीपीएलओ भी कहा जाता है। तो ये मुख्य 3 चीजें अपने को माइकोप्लाज्मा के बारे में जाननी बहुत जरूरी है। तीनों चीजों के बारे में देख लिया। यहाँ पर अपना मोनेरा जगत पूरा होता है। आर.एच. व्हिटेकर का पहला जगत। दूसरा हम बात करेंगे आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दी गई पंच जगत प्रणाली की, वो है अपना प्रोटिस्टा जगत। अब हम दूसरा जगत के बारे में बात करेंगे जो है मोनेरा जगत। कौन सा जगत है? सॉरी प्रोटिस्टा जगत, क्योंकि मोनेरा को हमने पहले पढ़ लिया है। नॉर्मल सी बात करेंगे 5 जगत के बारे में, तो 5 जगत कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा को हमने पढ़ लिया है। मोनेरा के अंदर स्पेशल कैरेक्टर क्या थे कि हमने उसके अंदर ये रखा था कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव को उसके अंतर्गत रखा था, यानी कि उसके अंदर एक कोशिकीय जीव को रखा, वो भी प्रोकैरियोटिक जीवों को। अब इसके अंदर क्या है कि प्रोटिस्टा के अंदर भी आता तो है ना एक कोशिकीय जीवी है, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक क्या होता है ये हमने बहुत अच्छे से समझा है पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत कि यूकेरियोटिक मतलब वेल डेवलप्ड सेल होती है और प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है। तो इसके अंदर देखो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं जिनके अंदर कसाब एवं पक्षमाप युक्त होते हैं, जिनके शरीर में कसाब और पक्षमाप पाए जाते हैं जो लोकोमोशन यानी गति के लिए हेल्प करते हैं। और इसके अंदर जनन होता है अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों टाइप का जनन इसके अंदर पाया जाता है। अब प्रोटिस्टा को अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली है क्राइसोफाइटा। कौन सी कैटेगरी है? क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा क्या होता है? ये सुनहरे शैवाल होते हैं, डेस्मिड या डायटम होते हैं, ये क्राइसोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और ये स्वच्छ एवं लवणीय जल के अंदर सेल वॉल, जो लवणीय जल के अंदर रहता है, जो इनकी सेल वॉल होती है वो संदूक के समान होती है, यानी कि पेटी के समान इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। किसके अंदर? क्राइसोफाइटा के अंदर, यानी कि ये स्वच्छ और लवणीय जल में पाए जाते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है वो संदूक के समान होती है। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल देखो सिम्बेला, नेविकुला, पिनुलेरिया, ये सारे क्या है? ये सारे आते हैं क्राइसोफाइटा के अंदर। दूसरा है प्रोटिस्टा को हम बांटते हैं ये कैटेगरी डायनोफ्लैजिलेट में। क्या होती है? डायनोफ्लैजिलेट। और ये डायनोफ्लैजिलेट कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी मतलब स्वपोषी, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद ही बनाएंगे। तो समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं और इनकी जो कोशिका भित्ति की बाह्य सतह होती है वहां पर क्या पाया जाता है? वहां पर सेल्यूलोज की क्या पाई जाती है? कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती है। कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं पाई जाती हैं। और इनके अंदर जो डायनोफ्लैजिलेट आते हैं उनमें एक होती है लाल डायनोफ्लैजिलेट। ये जो लाल डायनोफ्लैजिलेट की जो काफी बार क्या हो जाती है कि अधिक मात्रा में संख्या बढ़ जाती है और संख्या बढ़ने से विस्फोट होता है। विस्फोट होने पर जल के अंदर लाल तरंग है, यानी कि जनसंख्या बढ़ेगी, यानी कि जनसंख्या विस्फोट होगा, जल के अंदर लाल तरंग उत्पन्न होती है जिससे काफी छोटी मछलियां और काफी छोटे समुद्री जीव मर जाते हैं। इस प्रकार का लाल डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है गेनियलेक्स। क्या है? गेनियलेक्स। फिर तीसरी की कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत बांटते हैं हम? यूग्लिनोइड के अंतर्गत बांटते हैं। किसको? प्रोटिस्टा को। यूग्लिनोइड क्या होता है कि स्वच्छ जल में पाए जाने वाले यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीव। और जो इनकी सेल वॉल होती है उनकी सेल वॉल की जगह पर प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत होती है। दूसरे जीवों में जिस प्रकार सेल वॉल होती है उसकी जगह पर यहाँ पर प्रोटीन युक्त परत होती है। और ये सूर्य की उपस्थिति में तो प्रकाश संश्लेषित होता है, लेकिन सूर्य जब अनुपस्थित होता है तो ये दूसरे जीवों की भांति परपोषी का कार्य करते हैं भोजन के रूप में। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिनोइड का यूग्लिना। और डी है अपंग कवक, ठीक है। स्लिम मोड्स क्या होता है कि ये मृत पोषी प्रोटिस्टा होता है, यानी कि मरे हुए जीवों या सड़े गले जीवों के अंदर उनके साथ रहकर जीवों का भक्षण करते हैं, यानी कि सड़ती हुई टहनी तथा पत्तों के साथ रहकर जीवों का भक्षण करते हैं। और ये काफी बार प्लाज्मोडियम बनाता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है कि संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि करके एक नई लंबी चौड़ी संख्या बड़े आकार में परिवर्तित हो जाता है, उसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और एक और कैटेगरी में बांटते हैं
प्रोटोजोआ कैटेगरी। ये क्या होती है? परपोषी, परभक्षी और परजीवी के रूप में पाई जाती है और ये आगे चलकर छोटी छोटी 3-4 कैटेगरीज के अंदर बढ़ जाती है। इस प्रकार हमने अभी मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों जगत के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसके आगे हम और देखेंगे फंजाई के बारे में। फंजाई क्या होती है, किस प्रकार के जीव फंजाई के अंतर्गत आते हैं और आर एच व्हिटेकर ने किन जीवों को फंजाई ग्रुप के अंदर रखा। हमने जो आर एच व्हिटेकर की पंचजगत प्रणाली में दिए गए 5 जगतों का अध्ययन स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने मुख्यतः 2 प्रकार के जगत, कौन कौन से 2 प्रकार के, एक तो हमने मोनेरा और एक हमने प्रोटिस्टा, यानी कि 5 किंगडम सिस्टम दिया था किसने? आर एच व्हिटेकर ने। उनके अंदर हमने पहले बात की थी मोनेरा के अंदर, यानी कि किंगडम मोनेरा, सेकंड हमने बात की थी किंगडम प्रोटिस्टा, और आज हम इसी वीडियो के इसी पार्ट के अंतर्गत तीसरा भी कंप्लीट कर लेंगे। और ये क्या है? पार्ट कवक है जो इसका तीसरा है। क्या है? तीसरा प्रकार का किंगडम है। किसका? आर एच व्हिटेकर द्वारा दी गई थी पंच जगत प्रणाली का। आर एच व्हिटेकर द्वारा दी गई पंच जगत प्रणाली का। अब कवक यानी कि फंजाई क्या होते हैं, इसका हमने सामान्य से चार्ट भी बनाया था और समझा था कि भाई किन किन कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से जीव, कैसे जीव आते हैं। हमने जब कवक के बारे में फ्लो चार्ट बनाया था तो एक चीज नोट की थी कि कवकों के अंदर क्या क्या पाया जाता है कि कवक हमेशा क्या होते हैं? बहुकोशिक होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय, यानी कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं। बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेल्यूलर, यानी कि जो फंजाइज होती है वो मल्टी सेल्यूलर होती है, कवक बहुकोशिकीय होते हैं। और इनके अंदर पाए जाने वाले जो मैक्सिमम जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जो भी जीव हैं, वो कहां पर पाए जाते हैं? वो सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब कि वो हर जगह पर पाए जाते हैं। इस पृथ्वी के हर जगह पर, हर जगह। सर्वव्यापी का एक और मतलब है कि वो थल, या फिर मैं एक चीज लिख देता हूं कि वो थल, जल, पर्वत और मुख्य प्रकार के झरने, सड़े गली चीजें, सड़ी गली वस्तुएं, वहां पर सब जगह पाया जाता है। यानी कि वो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, वो एक्वेटिक हो सकते हैं, वो माउंटेन पे हो सकते हैं, वो झरने में, हर जगह पर वो पाए जाते हैं। और कवकों की मैं बात करूं तो ये सर्वव्यापी होते हैं। मतलब की साफ बात है कि अगर कोई भी एक किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स है, वो अगर सर्वव्यापी है तो उसके अंदर थोड़े से बदलाव रहेंगे और उसका क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा रहेगा। उसके अंदर कुछ ना कुछ कैटेगरीज मिलेगी, कुछ न कुछ प्रकार के अलग जीव भी मिलेंगे। उन ऑर्गेनिज्म के बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी प्लांट बॉडी कैसे होती है, क्योंकि ये प्लांट के अंतर्गत इनको रखा गया था और फिर बाद में इनका एक नया वर्ग बनाया था। कुछ न कुछ कैरेक्टर्स के अंदर बदलाव किए गए थे। हमने पहले भी बात की थी कि ये मुख्यतः पहले इनको प्लांट के अंदर ही पढ़ा जाता था, इनको पादप के अंतर्गत पढ़ा जाता था। लेकिन बाद में देखा कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स मेड बाय सेल्यूलोज। लेकिन जो कवक होते हैं, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से नहीं मिलकर नहीं बनती है। वो किससे मिलकर बनती है? वो हमने बात भी की थी कि वो किससे मिलकर बनती है? वो है जो काइटिन से मिलकर बनती है। किससे? काइटिन से, या काफी जगह पर पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, ये भी लिखा होता है। इन दोनों से मिलकर बनी होती है। ये एक विशिष्ट कारण था नया जगत बनाने का और इसी के आधार पर एक नया जगत बनाया गया आर एच व्हिटेकर द्वारा ही। ठीक है। और उस जगत का नाम रखा गया फंजाई, यानी कि कवच जगत। तो इनका पादप शरीर होता है वो शाखित होता है, ठीक है, ब्रांच्ड होता है और उनके अंदर तंतुमय कवक तंतुओं से बना होता है। इनका जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी का जो शेप होता है वो शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है और तंतुमय कवक तंतुओं से मिलकर बना होता है। और ये काफी बार क्या होता है कि ये जो कवक तंतु होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, ये फिलामेंट्स काफी बार अत्यधिक संख्या में एक जगह पर भर्ती करके जालनुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक जाली बना देते हैं, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर्स बना देते हैं और उसे हम कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? कि जब कवकों का जो तंतुमय कवक तंतु से बना हुआ जो पादप शरीर होता है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे कवक अत्यधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं, अपनी ग्रोथ बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं, तो एक जाल या नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि उसी के आधार पर जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, उस नेट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? कवक जाल। क्या बोलते हैं? कवक जाल नुमा संरचना बना देता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं माइसीलियम बना देता है। और ये माइसीलियम एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, चाहे आप अपने बोर्ड एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप नीट के एग्जाम ले लीजिए,
चाहे आप एम्स का एग्जाम ले लीजिए, इन सब एग्जाम के अंदर ये माइसीडियम का क्वेश्चन काफी बार पुट हो चुका है। इस टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर बात कीजिए कि हमने क्या बात की है कि पहले हमने एक टेबल बनाई थी, उसमें कहा था कि ये सारे क्या होते हैं, कवक बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय मल्टी सेल्यूलर होते हैं। लेकिन एक अपवाद याद रखना कि जो यीस्ट होता है वो क्या होता है, यीस्ट तो एक कवक है और यीस्ट क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, यूनिसेल्यूलर होता है। ठीक है, कौन होता है, यीस्ट। आपको पता है यीस्ट एक कवक है जो अपने अचार वगैरह, रोटी वगैरह, मुख्य प्रकार के रोटी के लिए अलग प्रकार का होता है, जो उनको सड़ाने गलाने में, उसके ऊपर फफूंद वगैरह स्ट्रक्चर्स बनाने में यीस्ट बहुत मदद करता है। यीस्ट से बहुत प्रकार की मदिरा वगैरह का बनता है, बहुत प्रकार के मादक पदार्थ या हम पीने योग्य पेय पदार्थों का निर्माण भी किया जाता है। ठीक है, तो आपने को पता है कि कवक क्या होता है कि कवक अपने डेली रूटीन के अंतर्गत जो भी आप चीजें देखते हैं, जिनका सड़ना, गलना, खराब होना, जिनके ऊपर कवक का जमा होना, छोटे परतनुमा संरचना का जम जाना, इस प्रकार की जो चीजें होती है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं फंजाइज, कवक। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कवकों की सेल वॉल होती है, इंपॉर्टेंट ये इसका कि कवकों की जो सेल वॉल होती है, कवकों की कोशिका भित्ति होती है, वो काइटिन से मिलकर बनी होती है, यानी काइटिन युक्त होती है, या पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, काफी बार ये काइटिन ही मिलता है, कुछ बुक्स के अंदर ये इस प्रकार के लिखा हुआ है। और पोषण की दृष्टि से बात करें तो न्यूट्रिशन की दृष्टि से आपको पता है कि कवक क्या होती है, कवक होती है परपोषी, किसी और के ऊपर डिपेंड रहती है, यानी कि वो मृतपोषी हो सकती है, परजीवी हो सकती है, सहजीवी हो सकती है। अब आपको पता तो है ना कि मृतपोषी क्या होता है, यानी कि कुछ जीव जो इनकी मृत्यु होने के बाद, यानी कि मरने के पश्चात जीवों का जो शरीर बच जाता है, उसके अंदर कवक अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसके ऊपर मृतपोषी मरे हुए के ऊपर, परजीवी किसी शरीर के अंदर रहेगा, सहजीवी मतलब कि किसी जीवों के साथ साथ, जिसमें दोनों को फायदा हो, दोनों को नुकसान नहीं हो, दोनों को फायदा हो, इस प्रकार की दृष्टि होती है न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करते हैं कवक की जनन, यानी कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो जनन के लिए आपको पता है कि कवक के अंदर तीनों टाइप का जनन पाया जाता है। मुख्य रूप से दो प्रकार का जनन आपको पता है, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन की एक विधि होती है, आपको पता है कायिक जनन। इनके अंदर जनन कायिक खंडन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा तथा मुकुल द्वारा हो सकता है। पार्ट अलग हो सकते हैं, दो से अधिक संख्या में अलग हो सकता है, या शरीर के ऊपर कुछ न कुछ कलिका निकल सकती है। इन विधि द्वारा क्या होता है, इसके अंदर कायिक जनन हो सकता है। फिर कवकों के अंदर लैंगिक जनन होता है, जो दूसरा टाइप की बात करें, लैंगिक जनन कोनिडिया बनाते हैं, चल बीजाणु द्वारा होता है। और अलैंगिक जनन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजाणु द्वारा और निषिक्ताणु या एस द्वारा होता है। ये इनकी अलग अलग स्थितियां बनती है जनन के अकॉर्डिंग। अब इसका वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कवकों का जो वर्गीकरण है, कवक का वर्गीकरण एल्स्कोपोलस ने दिया था और इसको एक डिवीजन में रखा, उस डिवीजन का नाम है माइकोटा। क्या नाम है, माइकोटा। एल्स्कोपोलस ने वर्गीकरण दिया था कवकों का, और उन्होंने सारे के सारे जो कवक है, सारे के सारे जो फंजाइज है, उनको माइकोटा डिवीजन के अंदर रखा। ठीक है, इस माइकोटा डिवीजन के अंदर बहुत प्रकार की सब क्लासेस है, उनको पढ़ते हैं। सबसे पहली सब क्लास है आपकी फाइकोमाइसीटीज। क्या है, फाइकोमाइसीटीज, यानी कि फाइकोमाइसीटीज किसे कहेंगे कि ये जलीय आवासों में पाए जाने वाली, ये सड़ी गली आवासों में पाए जाने वाली, लकड़ी के डंठल ठूटे वगैरह में पाए जाने वाली, सीलन वाले स्थानों पर पाए जाने वाली क्या है, कवक है। इनका जो कवक जाल होता है वो अपट्य होता है, पटनुमा नहीं होता, और भूकेंद्र की होता है, मल्टी न्यूक्लियर। ठीक है, एग्जाम्पल है राइजोपस, ये रोटी के ऊपर आने वाली म्यूकर, एल्बुगो, इस प्रकार के कवक के एग्जाम्पल किसके अंदर आता है, फाइकोमाइसीटीज के अंदर आता है। दूसरा आप देखेंगे एस्कोमाइसीटीज, कवक इनका क्या होता है, पट्टयुक्त होता है कवक तंतु। अलैंगिक जनन इसके अंदर बीजाणु द्वारा होता है, और ये जलीय मृतजीवी या परजीवी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे, क्योंकि इनके अंदर एक एग्जाम्पल आता है पेनिसिलियम, एंटीजैविक यानी कि प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की बात करें तो बनाने में काम आता है। यीस्ट भी इसका एग्जाम्पल है, जो एकमात्र एकोसिक है। और एस्परजिलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी किसमें आता है, एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत आता है। फिर देखो बेसिकोमाइसीटीज क्या होता है कि कुछ ऐसी सेवाल जो मशरूम, ब्रेक फंजाई या पफ बॉल वगैरह जो आती है, मिट्टी, वृक्ष के ठूठों, सजीव पादों के अंदर वगैरह रहती है, जिनका कवक जाल साखी तथा पट्टी नुमा होता है, उसे हम बोलते हैं बेसिडियोमाइसीटीज।
और उनके एग्जाम्पल है पक्सीनिया, एगेरिकस, इस प्रकार के एग्जाम्पल इसके हैं। और अंतिम बात करें तो चौथी है अपनी ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज किसे कहेंगे कि इसके सभी सदस्य मृतजीवी या परजीवी होंगे, लेकिन इनका कवक तंतु जो पटयुक्त होगा और जनन ये हमेशा क्या करते हैं, अलैंगिक बीजाणु द्वारा ही करते हैं। इसके अंदर लैंगिक जनन अनुपस्थित रहता है। एग्जाम्पल इसका एक इंपॉर्टेंट है, वो है अल्टरनेटिया और ट्राइकोमा। ठीक है, इस प्रकार अपना आरएच व्हिटेकर द्वारा दी गई पंच जगत प्रणाली का तीसरा जगत, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है कवक, वो भी आज अपने इस चैप्टर में कंप्लीट हो गया है। तीनों के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन पढ़ लिया है, मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में और फंजाई के बारे में। हमने अभी तक जो मुख्य प्रकार के 3 आरएच व्हिटेकर द्वारा दिए गए जगत के बारे में पढ़ा था, और हमने ये भी जाना कि मुख्य रूप से चौथा जो जगत है वो कौन सा होता है, पादप जगत होता है। पादप जगत नाम से पता चल रहा है कि इस जगत के अंतर्गत हम पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे। पादपों की पूरी कार्यकी के बारे में, पादप किस प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, किन किन पादपों को कैसे कैसे कैटेगरी में रखा जाता है, पादपों के शारीरिक संगठन कैसा होता है, उनमें कोशिकाएं किस प्रकार काम करती है, कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा का किस प्रकार का स्रोत रहता है। ठीक है, तो पादप जगत की बात करें प्लांट किंगडम की, तो यूकेरियोटिक क्लोरोफिल युक्त होता है, यानी कि इसके अंतर्गत किसको रखा गया है कि सभी प्रकार के यूकेरियोटिक क्लोरोफिल युक्त पादपों को पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है, जिनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, सेल्यूलोज युक्त होती है, यानी कि इनकी सेल वॉल रहेगी जिसके अंदर सेल्यूलोज पाया जाएगा, और इनके अंदर जो मुख्य प्रकाश संश्लेषित जीवी होंगे क्योंकि क्लोरोफिल युक्त होती है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन नहीं करते हैं। कुछ ऐसे पादप होते हैं जो कुछ कीट जीवी यानी कि कीटों का भी भक्षण करते हैं, जैसे वीनस या ब्लेडर बर्ड है, ये सब क्या है, कीट भक्षी कीटों का भक्षण करते हैं, या कुछ परजीवी के रूप में रहते हैं, जैसे अमरवेल है, किसी और पर आश्रित रहती है। ऐसे इस प्रकार अपने पोषण के आधार पर आधारित रहता है। अब इस पूरे पादप जगत में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इस पादप जगत को हम मुख्य 5 श्रेणियों में बांटते हैं। शैवाल में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, यानी कि शैवाल, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब कि आपको पता है आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, इस प्रकार के जीव पादपों के अंदर इसको बांटा गया है। इसका विस्तृत अध्ययन हम अध्याय 4 के अंदर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर विशेष कैटेगरी, उसमें केवल इसका ओवरव्यू इस चैप्टर के अंदर देखना है अपने को, आरएच व्हिटेकर ने किसको किसके अंतर्गत रखा। और एक आरएच व्हिटेकर का अंतिम जगत था कि जंतु जगत, यानी कि किंगडम एनिमेलिया। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि बहुकोशिकीय विषम कोशी यूकेरियोटिक जीव होना चाहिए, यानी कि बहुकोशिकीय कैसे, विषम कोशी, अलग अलग प्रकार के पोषण के आधार पर बहुकोशिकीय जीव होने चाहिए, और जिनके अंदर कोशिका भित्ति क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट का कैरेक्टर है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, और ये इनका भोजन होता है जो ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संचित करते हैं। लैंगिक जनन नर और मादा के संगम से होता है, निषेचन की प्रक्रिया द्वारा बाद युग्मकों का संलयन होता है, अणुसूत्र विभाजन बनता है, तथा बाद में उसका भ्रूण का पूर्णतः विकास होता है। इस प्रकार आरएच व्हिटेकर ने मुख्य 5 जगत प्रणाली दी थी, जिनके 5 जगत के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन प्लस ओवरव्यू देखा था। जिनका हमने ओवरव्यू देखा उनको आगे के चैप्टर्स के अंदर हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार ये 5 जगत तो हो गए, इनके बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने डेली रूटीन में या वातावरण के अंदर हम उनके बारे में जानते हैं, उनको महसूस करते हैं, उनका प्रभाव अपने जीवन में पड़ता है। कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो आरएच व्हिटेकर ने अपनी 5 जगत प्रणाली के अंदर उनको शामिल नहीं किया गया था, उनको अब हम देखेंगे और इस चैप्टर को आज ही इसी पार्ट में पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि आपने एक नाम अवश्य सुना होगा अपने जीवन में, वायरस। वायरस यानी कि विषाणु। वायरस क्या होते हैं, किस प्रकार का इनका कार्यक्रम या कार्य प्रणाली होती है, सबसे पहले इसने किस में देखा था, किन्होंने देखा था, इसके बारे में थोड़ा सा देखना है। देखिए, आरएच व्हिटेकर ने जो अपनी 5 जगत प्रणाली दी थी उसके अंदर वायरस को इंक्लूड नहीं किया गया था। इसकी खोज किसने की, देखना, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डी.जे. इवानोव्स्की। क्या नाम था, डी.जे. इवानोव्स्की। डी.जे. इवानोव्स्की है जो एक प्लांट यानी कि पौधा, तंबाकू है, तंबाकू का जो पौधा होता है, टोबैको का पौधा, उसके ऊपर एक रोग लगता है जिसका नाम है मोजेक रोग। क्या होता है, तंबाकू की पत्तियों पर एक रोग लगता है, मोजेक रोग। इस रोग के ऊपर वो क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, इसके बारे में जान रहे थे। तो वैज्ञानिक डी.जे. इवानोव्स्की जब तंबाकू की पत्तियों पर
तंबाकू की जो पत्तियां होती है उनके ऊपर रोग लगता है, मोजेक रोग, उसके ऊपर जब ये रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले इन्होंने वायरस को देखा, सबसे पहले इन्होंने वायरस को देखा और उन्होंने देखा तो ये समझा कि ये क्या है जिसका आकार जीवाणु से भी छोटा था, यानी कि इनका आकार कैसा होता है, जीवाणु से भी बहुत छोटा होता है, जीवाणु से भी छोटा आकार होता है, जीवाणु से भी छोटा होता है इनका आकार, तथा यह जीवाणुविक फिल्टर, बैक्टीरियल फिल्टर की बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, यह जीवाणुविक फिल्टर जो मुख्यतः जीवाणु को फिल्टर करने के लिए उस समय तक की सबसे सूक्ष्मतम चीज थी, जीवाणुविक फिल्टर था, उससे भी ये क्या हो गए, छनकर अलग नहीं हुए, उससे भी पार हो गए, इतने छोटे थे। तो वैज्ञानिक डीजी इवानोवस्की जब मोजेक रोग के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने वायरस की खोज की, वायरस को देखा और उन्होंने इसके बारे में कुछ चीजें बताई कि इनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, और ये हमेशा याद रखना है इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा, एक रज्जुकी रहेगा, सिंगल स्ट्रैंड रहेगा, डबल स्ट्रैंड नहीं रहेगा, ठीक है। इनके अंदर कैप्सिड नुमा संरचना बनती है, कैप्सिड नुमा संरचना इसके शरीर के अंदर, इनके अंदर भी जो मुख्य प्रकार के अंग होते हैं आंतरिक रूप से जिनके अंदर आनुवांशिक सूचनाएं ग्रहण रहती है वो बहुत तेजी से अपनी फोटोकॉपी या अपनी कॉपी बढ़ाते हैं। अब इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट चीजें देखी जाए तो वायरस के बारे में आपको पता है कि वायरस को हम ताप या दाब द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इसको निष्क्रिय कर सकते हैं, ये ताप द्वारा निष्क्रिय हो सकते हैं। यह सजीव शरीर में सजीव के जैसे और सजीव के शरीर के बाद में निर्जीव के जैसे व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहा जाता है, योजक कड़ी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है, वायरस को कहा जाता है। अब इन्हीं के अंदर एक नाम और आता है, क्या नाम आता है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज जिसे कहते हैं हम जीवाणुभोजी, क्या कहते हैं, जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी किसे कहेंगे, ऐसे वायरस जो जीवाणु को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, ठीक है, ऐसे वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। तो ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक था, इसका बैक्टीरियोफेज का जो डायग्राम आपकी बुक के अंदर दिया गया था वो हमारे पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा, उस डायग्राम को आप देखिएगा, एग्जाम के अंदर बहुत बार आ चुका है बैक्टीरियोफेज का डायग्राम, और ये वायरस का छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद दो छोटे वो टॉपिक दिए गए हैं, उनको भी हम लेते हैं और इस चैप्टर को यहीं कंप्लीट करते हैं। दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस चैप्टर की है, एक नाम है, देखो आपको सुनने को मिला होगा, विरोइड। विरोइड क्या होता है, देखो एक वैज्ञानिक थे टियोडाइनर ने एक ऐसी संरचना, ऐसे रोगकारक जीवों को देखा जो मुख्य रूप से वायरस से भी छोटा था, क्योंकि टियोडाइनर ने देखा कि ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग के लिए उत्तरदायी एक रोगकारक था और वो उसका आकार बहुत छोटा था, यानी कि वायरस से भी छोटा आकार था, इसलिए उसका नाम विरोइड रखा गया, क्योंकि आरएनए तथा उसका प्रोटीन आवरण दोनों उसके अंदर अभाव था। वायरस के अंदर आरएनए तथा प्रोटीन का जो कवच या आवरण पाया जाता है वो भी इसके अंदर एब्सेंट था, इसके आधार पर उसको रोगकारक को विरोइड नाम दिया गया। तो विरोइड भी होते हैं छोटी चीजें। और एक अपने को पता है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन स्वकोषी या परपोषी होते हैं जो शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी के रूप में रहते हैं। ये एक दूसरे के सेवलांश या कवकांश बनाते हैं, एक दूसरे को, एक को भोजन देता है, दूसरे इसको आश्रय देता है, इसके साथ रहते हैं। लाइकेन के लिए एक ही क्वेश्चन आता है कि लाइकेन प्रदूषण के अच्छे सूचक है, यानी कि ये प्रदूषित क्षेत्रों में कभी नहीं उगते। अगर कहीं भी जगह पर लाइकेन उगे हुए मिले तो वो क्षेत्र क्या है, प्रदूषण रहित क्षेत्र है, एकदम स्वस्थ क्षेत्र है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो दूसरा चैप्टर था जीव जगत का वर्गीकरण, वो भी आज इस पार्ट के अंदर कंप्लीट होता है। 3 पार्ट के अंदर हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसके नोट्स को अपने नोट्स के अंदर कंटिन्यू नोट्स बनाएं और पढ़ते रहिए और एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।